हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऐसे स्टडी हब। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो आपको प्रस्तुत किया था जिसमें सीबीएसई 10th क्लास के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हमने शुरू किया था और हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बता चुका हूं और अब आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन है रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूली विथ फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जब केमिकल रिएक्शन अगर लिखना है तो उसमें पहले उसके सिंबल और फार्मूला उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट के साथ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी टेकन इन माइंड। फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर represented by symbols and formulae. Reactants are written on the left hand side with plus sign between them. केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल और फार्मूला के आधार पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ लिखेंगे। Products are written on the left hand side with a plus sign between them. An arrow mark separates reactant from product. The head of the arrow indicates the products while the tail indicates the reactant. For example, 2 mg plus O2 give rise to 2 MgO. इस प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में उसके प्लस साइन के साथ लिखते हैं और एरो मार्क जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है, जिसमें एरो मार्क का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है जबकि उसका हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। इस तरीके से हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2 mg प्लस O2 दैट गिव राइज टू 2 MgO। यहाँ पर 2 mg और प्लस O2 वो रिएक्टेंट साइड में है और वहाँ पर एरो का मार्क जो है उसका टेल उसकी तरफ है रिएक्टेंट की तरफ और तीर के निशान की तरफ 2 MgO है जो प्रोडक्ट है। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के टाइप में दो टाइप की केमिकल इक्वेशन हुए, एक स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, the chemical equation which simply represents the symbols and formulae of the reactant and product taking part in the reaction with unequal number of the atoms on both the side is called skeletal chemical equation or unbalanced chemical equation. For example, hydrogen react with oxygen to form water as represented as H2 plus O2 that give rise to H2O. Skeletal और unbalanced chemical equation को हम कैसे लिखेंगे, उसमें क्या है कि केमिकल जो इक्वेशन है उसको सिंबल और जो फार्मूला है उससे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, और उसमें नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। जैसे H2 प्लस O2 जो बना H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है एटम हुआ है वो इक्वल नहीं है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element is equal on both the reactant and product side. For example, 4Na plus O2 that give rise to 2Na2O. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके जो एटम के नंबर हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक होते हैं, सेम होते हैं। जैसे 4Na प्लस O2 जब 2NO2 बनाता है उसमें सोडियम और ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
According to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed. So in a chemical reaction, only the rearrangement of atom take place and masses on both the side of the reaction remain the same. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक लॉ होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये होता है क्या कि मैटर को न तो हम बना सकते हैं न तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एटम नहीं बनता है और दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मासेस बराबर ही होते हैं। नाउ स्टेप इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present on reactant and product side, balance the compound with maximum number of atom whether it is reactant or product. The formula or symbol do not change. Formula or symbol are simply multiplied by suitable coefficient. Now step chemical equation को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ एटम को लिखा जाता है। फिर बैलेंस करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होता है रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो उसको बैलेंस पहले करेंगे। फिर फार्मूला और सिंबल उसमें चेंज नहीं होता है। फार्मूला और सिंबल को हम सिर्फ उसके सामने कोफिशिएंट से कोई नंबर से ही जो है से मल्टीप्लाई करेंगे। Now we take one example here of equation, that is S2 plus O2 that give rise to H2O. Here the number of hydrogen atom in the reactant side is 2 and in the product side is 2, and of that of the oxygen is in the reactant side is 2 and that of product side is 1. अब हम एक इक्वेशन को लेते हैं जो अनबैलेंस है, जैसे H2 plus O2 that गिव राइज टू H2O, जो H2O देता है उसमें हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, और ऑक्सीजन एटम का रिएक्टेंट साइड में एटम 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। नाउ इन बैलेंसिंग द इक्वेशन द स्टेप्स आर, वी सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन that is 2 on left hand side, and to balance the oxygen we multiply RHS by 2. So the equation now becomes H2 plus O2 that give rise to 2H2O. Now we see here that we get 2 oxygen atom on the both the side, but hydrogen atom becomes 4 on RHS यानी right hand side. बैलेंस करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम ये मैक्सिमम है LHS साइड में यानी 2 है, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम में राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इससे इक्वेशन हमारा बनता है H2 प्लस O2 और 2H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हमारा एटम पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एटम हमारा 4 हो जाता है RHS साइड में। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऑन LHS वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन हाइड्रोजन एटम। नाउ वी गेट 4 हाइड्रोजन एटम on both the side and the chemical equation is balanced. Now the equation becomes 2H2 plus O2 that give rise to 2H2O. Now the hydrogen atom in the reactant side is 4 and in the product side is also 4, while oxygen atom in the reactant side is 2 and the product side is 2. हाइड्रोजन एटम का जो LHS साइड में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इसमें हाइड्रोजन एटम हमारा 4 हो जाता है दोनों साइड में, यानी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड में 4 हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन हमारा हो गया 2H2 प्लस O2 दैट गिव राइज टू 2H2O। नाउ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में भी 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। नाउ मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव by indicating physical state of reactant and product. Now the physical states and symbols. For solid we write S, for liquid L, and for gas we write G, and for aqueous solution we write AQ. Aqueous solution means solution of substance in water. अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। उसके लिए पहले देखते हैं कि
फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को किस तरह से लिखा जाएगा। फिजिकल स्टेट और उसका सिंबल क्या होगा। सॉलिड स्टेट के लिए S लिखा जाएगा, लिक्विड स्टेट के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। एक्वस सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का वाटर में, उसी को एक्वस कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, सॉलिड जिंक रिएक्ट्स विथ aqueous solution of copper sulfate to form aqueous zinc sulfate and solid copper. To write this equation, we write here Zn solid plus copper sulfate CuSO4 aqueous give rise to ZnSO4 aqueous plus Cu solid. एग्जाम्पल के तौर से सॉलिड जिंक का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होता है तो उससे जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर सॉलिड अलग हो जाता है। Zn प्लस CuSO4 जिंक और कॉपर सल्फेट, उससे बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर सॉलिड के रूप में अलग हो जाता है। नाउ सिंबल फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, it is represented by using arrow pointing downward. For example, AgNO3 plus NaCl give rise to AgCl precipitate plus NaNO3। प्रेसिपिटेशन बनने का सिंबल, प्रेसिपिटेशन बनने के लिए उसे हम एरो मार्क का इस्तेमाल करेंगे जो नीचे की तरफ दर्शाता है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NO3। यहाँ पर AgCl को हम एक तीर का निशान जो नीचे की तरफ दर्शा रहा है उससे हम उसको व्यक्त करते हैं। नाउ सिंबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, it is represented by using an arrow pointing upward. For example, 2Na plus 2H2O give rise to 2NaOH plus H2, that is here arrow mark is pointing upward. When sodium react with water, it forms sodium hydroxide and hydrogen gas which is liberated upward. और इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए क्या सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें एरो मार्क जो है ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, जैसे 2Na प्लस O2 जो बनाता है 2NaOH प्लस H2, यानी सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर से, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिसको कि हम तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शाते हैं। नाउ बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, हीट इवोल्यूशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, when heat is evolved in the reaction plus heat is retained in the product side. For example, CaO plus H2O that give rise to CaOH2 plus heat. हीट चेंज को इंडिकेट करना, हीट इवोल्यूशन और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि हीट का इवोल्यूशन होता है रिएक्शन में, तो इसलिए हम प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से CaO प्लस H2 जिससे बनता है CaOH2, यहाँ पर प्लस हीट जो है प्रोडक्ट साइड में लिखा गया है। When quick lime reacts with water, it forms slacked lime by evolving heat. Heat absorption reaction or endothermic reaction. When heat is absorbed in the reaction, then plus heat is retained on the side of the reactant. For example, N2 plus 2O2 plus heat that give rise to 2N2O. When nitrogen react with oxygen, it requires heat to form nitrogen dioxide, so plus heat is retained on the reactant side. जब चूना को पानी में घोलते हैं तो उससे स्लैग्ड लाइम बनता है और बहुत सारा एनर्जी निकलता है, बहुत हीट निकलता है जिससे वो गर्म हो जाता है। अब हीट एब्जॉर्प्शन और हीट इंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट जो है किसी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है तो प्लस हीट लिखा जाता है उसके रिएक्टेंट साइड में। एग्जाम्पल के तौर से N2 प्लस 2H2O प्लस हीट जिससे बनता है 2N2O। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और इसमें हीट रिक्वायर होता है जिससे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, इसीलिए प्लस हीट उसको रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है। नाउ बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कंडीशन लाइक लाइट, temperature, heat, pressure and catalyst are written above or below the arrow mark in the reaction. अब किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है उसको इंडिकेट करना।
कंडीशन है जैसे लाइट, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऐसे कंडीशन को हम रिएक्शन के यानी एरो मार्क के ऊपर या नीचे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 plus MnO2 give rise to 2KCl plus 3O2 plus MnO2. Here potassium chlorate react with manganese dioxide to form potassium chloride, oxygen and manganese dioxide on heating. MnO2 acts as catalyst as it enhances the rate of reaction and itself form in the product side. N2 plus 3H2 that give rise to 2NH3. In the above reaction, nitrogen react with hydrogen in Haber's process to form ammonia under catalyst FeMO and pressure 200 atmosphere and temperature 723 Kelvin. एग्जाम्पल के तौर से 2KClO3 प्लस MnO2 जिससे बनता है 2KCl और 3O2 और MnO2। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है हीटिंग से, और मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ एक कैटलिस्ट के तौर से काम करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और ये खुद जो है वो प्रोडक्ट साइड में बन जाता है। दूसरा रिएक्शन है कि N2 और H2 का रिएक्शन होता है, उससे NH3 बनता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हेबर्स प्रोसेस में कुछ कंडीशन पर जो है ये रिएक्शन होता है, जैसे कैटलिस्ट यहाँ Fe और MO है, जबकि प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर का है और टेम्परेचर इसमें 723 केल्विन का है। Now we come to the types of chemical reaction. First is combination reaction. The reaction in which two or more substances react to form a single substance is called combination reaction. That is A plus B that give rise to C. For example, CaO plus H2 give rise to CaOH2, C plus O2 that give rise to CO2. Here in the above reaction, two substances like CaO and H2O combine to form a single substance CaOH2 and CnO2 that give rise to single substance that is CO2. अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक दो सब्सटेंस है A और B, उससे C एक नया सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल फिर दूसरा लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। CaO और वाटर जिसको रिएक्शन करने से एक सब्सटेंस बनता है CaOH2, और उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, इससे एक सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस splits or breaks into two or more substances is called decomposition reaction. Now A here give rise to B and C substance. अब दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर के या टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, इसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A टूट करके B और C बनाया। Now types of decomposition reaction. First is thermal decomposition reaction. When decomposition takes place by heat, it is called thermal decomposition reaction. Example, CaCO3 when it is heated, it gives CaO plus CO2. अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जब किसी सब्सटेंस को जब हम डिकम्पोज करेंगे हीट के प्रेजेंस में, तो उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब हीट किया जाता है, इससे बनता है CaO और CO2। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When decomposition takes place by passing electricity, it is called electrolytic decomposition reaction. For example, 2H2O in presence of electricity that is split into 2H2O plus O2. दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं इस सब्सटेंस में तो वो टूट जाता है, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वाटर है, इस पर अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में
इस इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं तो ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। थर्ड वन इज photolytic decomposition reaction. When decomposition takes place in presence of sunlight, it is called photolytic decomposition reaction. For example, 2AgBr in presence of sunlight gives 2Ag plus Br2. It is used in black and white photography. तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसी को हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgBr जब सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Br2 में ये चेंज हो जाता है और इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its solution, that is called displacement reactions. A plus BC that give rise to AC plus BC, and for example here Fe plus CuSO4 that give rise to FeSO4 plus Cu. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर A का रिएक्शन अगर BC से होता है तो AC बनेगा और B को अलग कर देगा। और इक्वेशन में हम देखते हैं कि Fe का रिएक्शन जब CuSO4 से होता है तो FeSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है। Next equation is Zn plus 2HCl that give rise to ZnCl2 plus H2. In the above first reaction, iron being more reactive than copper displaces it from its copper sulfate and forms ferrous sulfate. Blue color of copper sulfate changes to green color of FeSO4. Now likewise, Zn is more reactive than H, so it displaces H from HCl. दूसरा रिएक्शन जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है जिसमें कि जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो अब रिएक्शन में हम देखते हैं कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये डिस्प्लेस कर देता है उसको सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट से वो फेरस सल्फेट बनाता है। और इसमें ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का होता है वो ग्रीन कलर में जो चेंज होता है जो FeSO4 का होता है। उसी तरीके से जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को HCl से अलग कर देता है। Now double displacement reaction. The reaction in which new compounds are formed by exchange of ion between two compounds is called double displacement reactions. Symbolically, AB plus CD give rise to AC plus BD. In equation Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous give rise to BaSO4 precipitate plus 2NaCl. Next equation AgNO3 plus NaCl give rise to AgCl precipitate plus NaNO3. In the above reaction, sodium ion makes bond with chloride ion and barium ion forms bond with sulfate ion, which are of opposite charge, forming BaSO4 and NaCl. Similarly, AgCl and NO3 are formed in the second reaction. अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें होता क्या है कि आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से दो कंपाउंड के बीच नए कंपाउंड बनते हैं जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंबॉलिकली AB का रिएक्शन जब CD से होगा तो CD AC और BD बनेगा। और इक्वेशन में Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन जब BaCl2 एक्वस से होता है तो BaSO4 प्रेसिपिटेट बनता है और NaCl बनता है। दूसरा रिएक्शन में AgNO3 का रिएक्शन जब NaCl से होता है तो AgCl प्रेसिपिटेट और NO3 बनता है। तो इस ऊपर वाले रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम आयन जो पॉजिटिव होता है उसका बॉन्ड क्लोराइड आयन से होता है जो नेगेटिव होता है, और इसी तरह से बेरियम आयन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और सल्फेट आयन का नेगेटिव होता है जो फॉर्म करता है बॉन्ड जो अपोजिट चार्ज का हुआ। इस तरीके से BaSO4 NaCl पहले रिएक्शन में और AgCl और NaNO3 दूसरे रिएक्शन में इस तरह से बनता है।
Now the next reaction is oxidation and reduction reaction. When there is an addition of oxygen and removal of hydrogen, this reaction is called oxidation reaction. For example, Cu plus O2 forms CuO, H2S plus Cl2 that forms 2HCl plus S. Above in the first reaction, oxidation takes place because there is an addition of oxygen as copper becomes CuO, copper oxide. In the second reaction, there is removal of hydrogen as H2S changes into S. अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. पहले ऑक्सीडेशन, व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा. H2S का रिएक्शन Cl2 से होगा तो 2HCl और सल्फर बनेगा. तो पहले रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है. सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है क्योंकि H2S से S बन जा रहा है. नाउ रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen is called reduction reaction. For example, CuO plus H2 give rise to Cu plus H2O and H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. In the first reaction, there is removal of oxygen and so this is a reduction reaction because CuO converted into Cu. In the second reactions, hydrogen is added in HCl, so here रिडक्शन अकर्स. हाँ, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. जैसे एग्जांपल के तौर से CuO का रिएक्शन जब H2 से होगा तो Cu बनेगा और H2O बनेगा, और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से होगा तो HCl बनेगा. तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है, जैसे कि CuO Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का यहाँ एडिशन हो रहा है, इसलिए Cl2 HCl में कन्वर्ट हो जा रहा है. नाउ रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, PbO plus C give rise to Pb plus CO. Next reaction, CuO plus H2 give rise to Cu plus H2O. अगला है रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर से PbO का रिएक्शन जब कार्बन से होगा तो Pb बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनेगा, और उसी तरीके से CuO का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होगा तो Cu बनेगा और H2O बनेगा. In the first reaction, oxidation of carbon takes place because oxygen is added. On other hand, reduction of PbO takes place as there is removal of oxygen. In the second reaction, copper oxide CuO is reduced to Cu as oxygen is removed, while H2 is oxidized because oxygen is added. So, in both the reaction, redox reactions takes place. पहले रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, और दूसरी तरफ PbO का यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है. सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कॉपर में चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हो रहा है. इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द केमिकल सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It oxidizes other substance and itself get reduced. As in the above reactions, PbO and CuO are oxidizing agent as it oxidizes C and H2 into CO and H2O respectively. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करे
और हाइड्रोजन को रिमूव करे उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को और खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसे पहले रिएक्शन में क्या है कि PbO और CO ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड और जल में, वाटर में वो ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, द केमिकल सब्सटेंस विच एड्स हाइड्रोजन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन और क्लोरीन is called reducing agent. It reduces other substance and itself get oxidized. In the above reactions, carbon and hydrogen are reducing agent, so CuO and H2O are reduced into Cu and H2 respectively. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है कि केमिकल सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन को ऐड करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है या क्लोरीन को रिमूव करता है, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ये रिड्यूस तो दूसरे सब्सटेंस को करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये कार्बन कॉपर ऑक्साइड और वाटर को रिड्यूस करके कॉपर और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्ट एयर, वाटर एंड एसिड etc, फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens the metal, hence it is eaten away. This process is called corrosion. Example, black coating on silver, green coating on copper. अब हम जानेंगे कोरोजन क्या है। तो कोरोजन जब किसी मेटल को हम एक्सपोज करेंगे किसी एयर, मॉइस्ट एयर, वाटर और एसिड में, तब क्या होता है कि उसका जो ऑक्साइड लेयर है वो फॉर्म होता है और इस तरीके से मेटल कमज़ोर होता है और वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। एग्जाम्पल में होता है ब्लैक कोटिंग सिल्वर पर होगा या कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होगा। नाउ रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी? द रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. It leads to foul smell and bad taste of food. अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा एयर में, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इससे क्या होता है कि फूड जो है वो बैड स्मेल देने लगता है और खाने के लायक नहीं रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, do share this video and subscribe to my channel.